कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और आज भी हम अर्नेस्ट हेमिंगवे की दुनिया में, और आज हम चलेंगे क्यूबा, उसके घर, जो उसका वतन था क्यूबा, जिसको वो ओन करता था। लेकिन उससे पेशतर अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो नावल निगारी है उसके हवाले से कुछ बात हो जाए, यानी उसका थीसिस क्या था, उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी। वो कहता था 3 चीज़ें हैं जो एक मुसन्निफ़ के पास होनी चाहिए या उसके अंदर उनका मादा होना चाहिए। एक तो ये है कि उसको गुस्सा आना चाहिए, यानी जहाँ नाइंसाफ़ी हो उसको गुस्सा आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसको इंसाफ और नाइंसाफ़ी के दरमियान जो फ़र्क है वो उसको जानना चाहिए। तीसरी ये है कि वो किसी सदमे से दो चार, और उस हवाले से वो हमेशा दोस्तोयेवस्की का हवाला देता कि किस तरह वो बेगुनाह पकड़ा गया और झूठ मूठ की उसको सज़ा हुई, और एन लास्ट मोमेंट पे ज़ार के सिपाही आए, उनकी कब्रें खोद दी गई थी, सफ़ेद कफन पहना दिए गए थे ताकि वो जान ले कि हम मौत के करीब हैं। और ये सारा ड्रामा था, जिस तरह उसके बाद भी इसी तरह के ड्रामे होते हैं, कभी छोड़ दिया जाएगा, अभी डेथ सेंटेंस है। तो वो उस वक्त ज़ार के कारिंदे आए और उनका जाँ बख्शी हो गई, और उसको फिर भेज दिया गया साइबेरिया, जहाँ वो एक अरसा मुकीम रहा। वो एक अलग दास्तान है, लेकिन उसका जो दुख था वो उसके बाद में बहुत काम आया। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड में उस दुख की कुछ झलकियाँ हैं। चनांचे हेमिंगवे का कहना था कि उसको कुछ दुख झेलना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है दूसरी, उसने कहा कि उसके नज़दीक 3 बड़े सब्जेक्ट नावल के, एक तो जंग, क्योंकि उसने जंगों में हिस्सा लिया था, और एक मोहब्बत, ज़ाहिर है उसने मोहब्बतें भी की थी, और तीसरी वो चीज़ कहता है पैसा, क्योंकि मनी जो है इसमें भी एक पार है। आगाज़ जो है नावल का वो मैं पहले भी कई मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। हेमिंगवे का कहना है कि आपके पास एक सच्चा फ़िक्रा होना चाहिए जिससे आप नावल का आगाज़ कर सकें। मैंने पहले भी बयान किया था कि 100 Years of Solitude सारा मार्कीज़ के ज़हन में था और लिखा जा चुका था ऑलमोस्ट, और उसको ये समझ नहीं आती थी कि मैं इसका आगाज़ किस तरह करूं। चुनांचे गर्मियों की छुट्टियां थी, बच्चों को साथ लेके वो किसी साहिली मुकाम पे जा रहे थे, तो रास्ते में उसकी बीवी ड्राइव कर रही थी, तो रास्ते में एकदम गार्सिया मार्कीज़ ने कहा कि मुझे सूझ गया है कि मैंने 100 Years of Solitude का आगाज़ कहाँ से करना है। तो उसकी बीवी ने वहीं से कार मोड़, उसने एहतजाज किया है कि बच्चे छुट्टियों, उसने कहा नहीं, तुम्हारा नावल ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वापस जाके उसने उसको उसके कमरे में बंद कर दिया, और वहाँ से आप जानते ही हैं कि उसका आगाज़ जो है वो कर्नल जो है वो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा हुआ है, बहुत उसका इम्पैक्ट। चुनांचे हेमिंगवे का भी यही कहना है कि आगाज़ में एक सच्चा फ़िक्रा होना चाहिए जो लोगों को गिरफ्त में ले ले। बल्कि कई लोग कहते हैं कि अगर आपने नावल का आगाज़ जो है अच्छा किया है तो समझ लीजिए कि आधा नावल लिखा जा चुका है। किरदारों के हवाले से वो कहता है किरदार नॉर्मल नहीं होने चाहिए, आम किरदार नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं उनके मसाइल होने चाहिए, कहीं ना कहीं नफ्सियाती तौर पे उनकी उलझनें होनी चाहिए, और अगर वो दुखी हों तो बेहतर किरदार बनते हैं। उसके ख्याल में बेहतर ये होता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनके बारे में लिखें। और तीसरी जो बहुत अच्छी बात है, उसने कहा कि किरदार जो आपके सामने हैं उनको पूरा बयान नहीं करना, उनकी तमाम इडियोसिंक्रेसीज, उनकी आदत, उनकी जो भी हरकत, सकनात, उठना बैठना, वो सब बयान नहीं करना। किरदार को एक आइसबर्ग की तरह होना चाहिए, यानी उसकी एक टिप जो होती है समुंदर पे होती है, बाकी 9 हिस्से जो होते हैं वो समुंदर के अंदर होते हैं, देखे नहीं जा सकते। तो किरदार की भी एक टिप होनी चाहिए, बाकी जो पढ़ने वाला है उस पर छोड़ दें कि किस तरह वो उस टिप के नीचे जाके उस किरदार को दरियाफ्त करता है। अच्छा, उसका चूँकि बॉक्सर था ना,
तो उसका अपना कहना है कि बाज़ औक़ात मैं तसव्वुर करता था कि मैं बॉक्सिंग रिंग में, और मेरा मुकाबला किससे है? तर्गनोव से, शेखोव से। फिर आपका क्या है कि आप उनके मुकाबले के? हाँ, किसी हद तक कहा जा सकता है, मैं किसी हद तक मुकाबले में जा सकता हूँ। स्टाइनबेक अमेरिकन जो नावलिस्ट है, मेरा ख्याल है मैं उसे बखूबी हरा सकता हूँ। तो किसी ने पूछा कि व्हाट अबाउट टॉल्स्टॉय? कहने लगा मेरा दिमाग ख़राब है कि जो मैं उसको बॉक्सिंग रिंग में लाऊं, मैंने मार खा नहीं उससे, यानी इतना मद्दा था। अच्छा, इसके साथ ही जो है दोस्तोयेवस्की, उससे वो बेहद जेलस था, बाकायदा जेलस था। और उसके क्रिटिक का कहना है क्योंकि हेमिंगवे रियलाइज्ड कि वो शऊर की जिस सतह पे है, इंटेलेक्ट की जिस मुकाम पे है, हेमिंगवे वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। लेकिन इसके बावजूद उसकी जो 5-6 फेवरेट किताबें हैं, उनमें वॉर एंड पीस भी है, और ब्रदर्स कामाज़ोव भी है, और क्राइम एंड पनिशमेंट भी है। बहुत सारे लोग, जब आगाज़ में मैंने लिखना शुरू किया, कुछ नावल लिखे जिनका पस मंज़र जो था मॉस्को था, लंदन था, स्विट्ज़रलैंड था, तो फौरी तौर पे डब किया गया कि जी ये तो सफ़रनामे हैं, क्योंकि यहाँ जो लिटरेचर है ज़्यादातर उसका पस मंज़र लोकल ही होता है। तो ज़रा सा आप बाहर निकले, वो कहेंगे जी ये तो सफ़रनामा है। और मैं हमेशा हेमिंगवे की मिसाल देता था कि मैंने कहा कि देखें, हेमिंगवे के बेशतर जो हैं नावल वो सफ़रनामे, और सारी रुइदाद है उसकी वैसे भी उसने लिखी हुई है। सिर्फ वो ये करता है कि आगाज़ में जब वो कैरेक्टर मेन का तारफ़ करवाता है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं अर्नेस्ट हेमिंगवे अफ्रीका गया, वो कहता नहीं मैं पॉल न्यूमन अफ्रीका गया, और उसके बाद उसी नाम से वो लिखता चला जाता है। आपको हैरत होगी कि अमेरिका के बैकग्राउंड में उसने पहले सिर्फ एक छोटा सा नावल लिखा जो अननोन है, चंद एक कहानियाँ लिखी। उसके तमाम नावलों का पस मंज़र जो है फॉरेन, या अफ्रीका है, यूरोप है, स्पेन है, स्विट्ज़रलैंड है, क्यूबा है। चुनांचे अमेरिका के पस मंज़र में उसने आलमोस्ट लिखा ही नहीं है। हेमिंगवे के बारे में कहा जाता है कि वो छोटा फ़िक्रा लिखने का मास्टर था, यानी तवील फ़िक्रा नहीं लिखता था। और ये खसूसियत शफ़ीक़ रहमान साहब में भी पाई जाती थी, वो भी छोटा फ़िक्रा लिखते थे, बल्कि बड़ा फ़िक्रा होता था तो उसको 2 हिस्सों में बांट देते थे। तो हेमिंगवे की जो डिस्क्रिप्शन है वो दैट इज़ अमेजिंग। मसलन फॉर हुम द बेल टॉल्स, तर्जुमा मैंने ही रफली किया है, उसका आगाज़ सिर्फ मैं आपको सुनाता हूँ कि वो जंगल के चीड़ की सुइयों की मानंद पत्तों के फर्श पर हमवार लेटा हुआ था। उसकी ठोड़ी सिमटे हुए बाजुओं पर आराम करती थी, और उसके सर के ऊपर बहुत बुलंदी पर हवा साएँ साएँ करती चीड़ के दरख्तों में से गुजरती थी। वो जहाँ लेटा था पहाड़ का वो हिस्सा ढलवान में ढलता था, लेकिन ज़रा नीचे बहुत गहराई थी, और वो दर्रे में से गुजरती स्याह सड़क को देख सकता था। उसने जंगी नक्शे की नकल को जंगल के फर्श पर बिछाया और नहायत गौर से उसे देखने लगा।